हाँ, सिर्फ कीमोथेरेपी का रेडिएशन का रोल, कीमो रेडिएशन का रोल यूट्राइन मैलिग्नेंसी में आता है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी जो हम इसको देंगे, अब बेसिकली अब हमने इसमें सिंपल जो आंसर है, आप उसकी डिटेल उसको बतानी जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये आ गया, इस स्टेज पे हमने ये कीमोथेरेपी देनी है। और अगर फर्ज किया इसका जो है वो पूरा अमूमन ये जो है वो डिपेंड करता है हिस्टोपैथोलॉजी की डिटेल रिपोर्ट पे, कि आप क्या ये मांग सकते हो कि हिस्टोपैथोलॉजी की मुझे डिटेल रिपोर्ट चाहिए कि उसमें ग्रेडिंग, बाकी जो उसकी जो है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, फिर उसके जो सारी चीजें हैं वो सारे उस पर ग्रेडिंग होगी, फिर बाकी उसके मेटास्टेसिस हैं या नहीं है उस पर उसकी ग्रेडिंग होगी, स्टेज बेसिकली क्या है उसकी। तो लेकिन कीमोथेरेपी बेसिकली स्टेज 1 से ऑनवर्ड चलती ही है इन ऑल केसेस, ठीक है। तो इसलिए कीमोथेरेपी का आपने सिर्फ रफली सा बताना है कि नाउ आई विल रिफर द पेशेंट टू ऑन्कोलॉजिस्ट फॉर फर्दर कीमोथेरेपी विच शी रिक्वायर्स, ठीक है। इसलिए इसमें स्टेज 1 से आगे जितने भी हैं ये सारे कीमोथेरेपी की इसमें जाएंगे ही। तो मैडम ट्यूमर बोर्ड को पहले ही इन्वॉल्व करेंगे ना हम, सर्जरी से पहले? ट्यूमर बोर्ड को सर्जरी से पहले, लेकिन इसमें चूंकि या फिर अगर कोई रिकरेंस ऑफ ट्यूमर हो तो अब इसमें बेसिकली अब दूसरी चीज ये आ जाती है कि अब सपोज इस केस को अगर हम दूसरा सिनेरियो बनाएं कि इसमें एमआरआई पे आ गया जो कि सॉलिड सिस्टिक ट्यूमर है, पेपिलरी ग्रोथ है, उसमें उसका साइज तो यही है, और ये बाकी जो CA 1 to 5 है चलो वो तो यही हो गया, और स्टेज 1 में अमूमन CA 1 to 5 50% केसेस में नॉर्मल ही होता है। तो ये सारी चीजें जब आ गई तो फिर उसमें RMI भी बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ फिर उसकी लाइकलीहुड फॉर मैलिग्नेंसी भी बढ़ जाएगी। तो उस सूरत में जो है वो उसमें ट्यूमर बोर्ड को इन्वॉल्व हम कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ये फैसिलिटी बहुत कम जगहों पे है। ज्यादातर यही होता है कि हमने सर्जरी करनी है, साथ हमने सर्जन को इन्वॉल्व कर लिया ताकि ऑप्टिमम सर्जरी हो उसमें कोई, क्योंकि टिश्यू डीबल्किंग इज द बेसिकली द सोल्यूशन, कोई मैलिग्नेंट टिश्यू पीछे रहना नहीं चाहिए इफ रिसेक्टेबल। अब कुछ केसेस होते हैं जो क्लियरली स्टेज 4 में होते हैं, यानी हम इस सिनेरियो से हट के अब बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत ग्रॉसली जिनका ओवेरियन ट्यूमर होता है एंड दे आर क्लियरली मैलिग्नेंट ट्यूमर, एसाइटिस भी है, बहुत लार्ज साइज का है, पेशेंट जो है वो एनोरेक्सिया, वेट लॉस, सब चीजें हैं, CA 1 to 5 इज इन थाउजेंड्स, और बाकी सारी रिपोर्टिंग जो है वो सारी मैलिग्नेंसी के फेवर में है, एंड यू थिंक दैट दिस इज प्रोबेबली अ स्टेज 4 ट्यूमर या स्टेज 3 एंड बियॉन्ड। उस सूरत में ट्यूमर बोर्ड को इन्वॉल्व करें। उस सूरत में बाज दफा हम सिर्फ टिश्यू बायोप्सी लेते हैं, टिश्यू टाइप को जानने के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, एंड देन वी प्रोसीड फॉर कीमोथेरेपी इनिशियली एंड देन लेटर ऑन द सेकंड स्टेप सर्जरी। इसमें फिर उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि अगर आप ओवेरियन ट्यूमर को एज इट इज निकालने की कोशिश करते हैं इन स्टेज 3 एंड बियॉन्ड, तो देयर आर लो रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स विच जिसके साथ हीमोस्टेसिस को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं करती, उनको लाइगेट करना मुश्किल होता है। उसके अलावा सर्जिकली ये रिसेक्टेबल मैस नहीं होता। सो आप एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी आप उसकी सर्जरी करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो कीमोथेरेपी के कम से कम 4 से 6 कोर्सेज पहले दे के देन विद इन 1 मंथ विद इन द लास्ट कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी आप उसकी सर्जरी के लिए प्लान करते हो। तो उसमें सर्जिकली रिसेक्टेबल भी हो जाता है, ट्यूमर साइज भी कम हो जाता है, और उसकी वेस्कुलरिटी भी कम हो जाती है। सो इट इज नाउ इजी टू डू द सर्जरी, क्योंकि डीबल्किंग तो हमने करनी ही करनी है एज अ प्राइमरी ऑप्शन और एज अ सेकेंडरी ऑप्शन। तो उस सूरत में फिर आप ट्यूमर बोर्ड के साथ चलते हो। अदरवाइज अगर ऐसा केस है तो उसमें ट्यूमर बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर एक सिंपल सिनेरियो बनेगा जिसपे आपने जो है वो खुद से ही सर्जन को इन्वॉल्व कर लिया, और उसके साथ बाकी सारी जो हमने अभी चीजें डिस्कस की हैं उसके साथ आप इसमें चलोगे, ठीक है जी मैडम। तो यहाँ पे हम इसको फिर खत्म करते हैं, ठीक है मैम? ये इनके पेशेंट को तो स्टेजिंग लेप्रोटमी ही होगी ना, इनके पेशेंट की तो? हाँ, मतलब इसमें ज्यादा सेफ यही है। अब स्टेजिंग लेप्रोटमी के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे इन्होंने लिम्फ नोड बायोप्सी कहा। अब अगर यही सिनेरियो रहता है CA 1 to 5 इतने के साथ और RMI इतने के साथ, हम लिम्फ नोड बायोप्सी नहीं करेंगे। अलबत्ता CA 1 to 5 अगर बहुत ज्यादा हो गया इन हंड्रेड्स, और RMI जो है वो भी एक सेफ रेंज से ऊपर चला जाता है,
तो उस सूरत में फिर आपने इसको लिम्फ नोड बायोप्सी इफ पैल्पेबल लिम्फ नोड्स हैं, और उस सूरत में फिर आपको सर्जन ही लेके देगा, क्योंकि इट विल बी अ डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें जो सारा सिनेरियो है ये लगता है कि ये डिफिकल्ट सर्जरी होगी विद अ लॉट ऑफ एडहेजन्स और क्रॉनिक उसमें क्योंकि ये जो डेब्रिनस फ्लूइड है जो नीचे जा रहे पाउच ऑफ डगलस में, मे बी ट्यूमर ही एक्सटेंड कर रहा हो, वो मैस ही एक्सटेंड कर रहा हो, लेकिन उसमें एडहेजन्स वाली चीज भी जो है उसकी एक पॉसिबिलिटी है। तो उसमें कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं इवन विद दिस बिनाइन सिनेरियो कि इसमें हम पेरिटोनियल वॉशिंग ले लें और मेंटल बायोप्सी ले लें, तो कम से कम ये चीजें तो है। बाकी तो हम सभी तकरीबन मैडम ये समझ नहीं आई कि इसमें ये ब्लीडिंग के साथ पेशेंट ने क्यों प्रेजेंट किया, ये क्या वी कैन सस्पेक्ट ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर? दो तीन चीजें हो सकती हैं। जब भी ओवेरियन ट्यूमर होते हैं तो ओवेरियन एक्टिविटी बाज दफा उसमें ईस्ट्रोजन बनती भी है, पेशेंट बीएमआई 29 के साथ है, उसकी ईस्ट्रोजन एक्स्ट्रा ओवेरियन वैसे भी बन रही होगी, हाइपरटेंसिव है, वो भी एक सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, विच इज बेसिकली पेरेंट मॉलिक्यूल फॉर ऑल द हार्मोन। ये भी चीजें जो एंडोमेट्रियल थिकनेस एंडोमेट्रियम को अफेक्ट कर सकती हैं, एंड देयर आर चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस एज वेल। ठीक है, कि बहुत सारी पॉसिबल इसमें हो सकती हैं जो एक्सप्लेनेशंस हैं फॉर हैविंग हर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग अलोंग विद द एडनेक्सल ट्यूमर। मैम हम इसके डिफरेंशियल में हम हेमरेजिक सिस्ट रख सकते हैं, लेकिन हेमरेजिक सिस्ट की फिर कोई वजह भी तो बतानी पड़ेगी एट एज 72 ईयर्स और पोस्ट मीनोपॉजल, क्योंकि देखो जो जिनके मीनोपॉज को बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ होता उनमें रीएक्टिवेशन ऑफ ओवेरियन टिश्यू इस टाइम टू टाइम होता रहता है, बाज दफा ओवेरियन टिश्यू एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन इसमें 30 ईयर्स हो गए मीनोपॉज को, अगरचे वो भी इसका मतलब है 42 ईयर्स पे इसको मीनोपॉज हो गया, वो तो चलो एक रफ सी फिगर है, पेशेंट भूल भी सकते हैं। और मैडम पेशेंट की मेनोपॉज की भी समझ नहीं आई थी मुझे, क्योंकि पेशेंट ने कहा कि जब उसकी हुई थी लास्ट सर्जरी हुई थी उसके बाद से पेशेंट को पीरियड्स नहीं आए, पेशेंट का प्लेसेंटा प्रीविया पे सर्जरी हुई थी और ब्लड लॉस भी ज्यादा नहीं था, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि तब से पेशेंट को मेनोपॉज क्यों हो गया। यानी 42 ईयर्स पे उसका सेकंड सेक्शन हुआ था जी। अच्छा ठीक है, तो उसमें उसके बाद उसने ब्लीड नहीं किया, वैसे तो ये है कि जाहिर है दो ही, अब 42 इयर्स एज ऐसी है, अब देखो 40 से पहले तो हम इसको प्री मैच्योर मीनोपॉज कहते हैं, 40 के बाद तो फिर ये नॉर्मल, अगरचे ये नॉर्मल एज मीनोपॉज की नहीं है, वो 45 से शुरू होती है, लेकिन उसमें अब अगर पेशेंट के बताने की बात है कि उसमें क्या कोई इवैक्यूएशन हुई या कोई, अब जाहिर पेशेंट अगर एनेस्थेटाइज्ड है उसको तो नहीं पता कि उस वक्त उसको क्या कोई कंप्रेशन सुचर लगे, अगर उससे ब्लीडिंग पे इतना इफेक्ट तो नहीं पड़ता, ज्यादा तो इफेक्ट पड़ना चाहिए अगर कोई ओवर क्यूरेटाज हुआ या कोई एक्स्ट्रा ब्लड लॉस हुआ तो, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी अगर एक्स्ट्रा ब्लड लॉस हुआ हो तो भी पेशेंट को ब्लड तो लगता ही है, तो वो तो पेशेंट को पता होना चाहिए। सो प्रोबेबली ये दोनों रीजन तो शायद ना हो, लेकिन उसमें फिर और कोई सेकंड रीजन जो है वो बेसिकली उसमें फिर हम इसको मेनोपॉज ही कहेंगे, क्योंकि रीजन बजाहिर क्लिनिकली कोई रीजन इसमें नहीं है जो कि होती है। मैम फर्स्ट डायग्नोसिस इसका फिर ओवेरियन फिर सेकंड फाइब्रॉइड और फिर थर्ड एंडोमेट्रियल ये रखेंगे? नहीं देखो इसमें अब आप अपना डायग्नोसिस मरीज के, अब मरीज ने अगर बता दिया आपको कि ये डायग्नोसिस में, फर्ज किया मरीज को बाज दफा नहीं भी पता होता, लेकिन बाज दफा बता भी देते हैं कि ओवरी का ट्यूमर है या क्या है, अपनी हिस्ट्री में ही बता देते हैं, लेकिन आपने अपने प्रोविजनल में वही ऊपर रखना है जो कि आपको क्लिनिकली लगता है, क्लिनिकली डायग्नोसिस से हट के कोई और बन जाए, जैसे हम इसका क्लिनिकली फाइब्रॉइड ही बना रहे थे ज्यादा, क्योंकि एग्जैक्टली जो फीचर्स इन्होंने बताई हिस्ट्री पे और जो बताई इन्होंने उस पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे, पीए पे भी और विजाइनल एग्जामिनेशन पे भी, वो तो फाइब्रॉइड की फेवर में जाता है। तो अब ये तो नहीं है कि अब अलबत्ता अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद आपका फाइनल बन जाएगा ये ओवेरियन, लेकिन उससे पहले ये सारे जो फीचर्स हैं जिसमें इनको यूट्रस भी अलहदा फील नहीं हुई, वो फॉर्म इनकंसिस्टेंसी है, वो जाहिर है एक इंडिविजुअल उसमें थोड़ा सा मैथ्स की परसेप्शन में प्रॉब्लम भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है कोई और करे तो उसको जरा फर्क उसमें फाइंडिंग्स लगे, तो लेकिन ये है कि अभी जो इन्होंने सिचुएशन बताई एज इट इज, उस पे तो हम इसका फाइब्रॉइड ही पहले बनाएंगे ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन।
लियोमायोसार्कोमा भी कह सकते हैं। गलती आप लोग क्या करते हो, गलती ये होती है कि मरीज बाज दफा आपको बता देता है या कोई डॉक्टर ही बता देता है, कोई भी असिस्टेंट बता देता है कि ये मरीज है फाइब्रोइड यूट्रस का, और आप फिर सारी कहानी को मॉडिफाई करते हो अकॉर्डिंग टू फाइब्रोइड यूट्रस। तो पेशेंट के और उसमें फिर आपकी लैटरल थिंकिंग खत्म हो जाती है। तो पेशेंट को उसी पेशेंट का डायग्नोसिस का ना पता होना ज्यादा बेहतर होता है कि आप उसमें अपनी थिंकिंग को जो है वो उसके हिसाब से चल रहे होते हो। आप हिस्ट्री पे सारी चीजें अपने माइंड में रखते हो, आपको पता है कि ये इसको मैस है, ये यूट्रस का भी हो सकता है, ये ओवरी का भी हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन पूछते हो पेशेंट से। आप उस चीज को, इन दोनों डायग्नोसिस को ज़हन में रखते हुए उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो तो फिर आप हर हाल में उससे सारी चीजों को मॉडिफाई करके उसी डायग्नोसिस पर फिट करने की कोशिश करते हैं, जबकि बाद दफा फर्क चीज होती है। तो इसलिए जो है ये दोनों चीजें हो सकती हैं। मैडम ये जो मैस है मैम, ये रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी के साथ था क्लिनिकली ना, तो ये टुवर्ड्स एंडोमेट्रियल सीए की तरफ नहीं जा रहा? नहीं, क्योंकि ये तो रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है। वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जाहिर है फाइब्रोइड यूट्रस के साथ एंडोमेट्रियल सीए डेफिनेटली हो सकता है। अब फाइब्रोइड यूट्रस जो रैपिडली ग्रोइंग इन साइज हो, पोस्ट मेनोपॉजल पे हो, उसमें आपको डिफरेंशियल सार्कोमा का भी रखना पड़ता है, दो रेयर। लेकिन जो न्यू इन ग्रोथ फाइब्रोइड है वो अमूमन बिनाइन का होना उसमें बड़ा लेस लाइकली होता है, क्योंकि ये तो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। जब ईस्ट्रोजन नहीं होगी तो दे शुड रिग्रेस। जो हम अमूमन बिल्कुल जो एट अराउंड एज मेनोपॉज जो छोटे मोटे फाइब्रोइड चल रहे होते हैं उनको हम इसी तरह से कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं कि ये रिग्रेस कर जाएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल नए सिरे से एक फाइब्रोइड आ गया तो उसमें सार्कोमा की भी पॉसिबिलिटी ज़हन में रखो, एंडोमेट्रियल सीए की पॉसिबिलिटी भी ज़हन में रखो। अब इसमें बेसिकली हमने डायग्नोसिस बनाया था इसके मैस के ऊपर। अब जो एंडोमेट्रियल, अगर फर्ज किया ये, इसीलिए इसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस का जानना बहुत जरूरी था। और दूसरी चीज ये कि इसमें एंडोमेट्रियल हमने सैम्पलिंग करनी है या नहीं करनी, वो एक और इसमें सवाल उठता है। लेकिन एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करके अब बेसिकली अब बाद दफा हम, अगर हमें क्लियरली एक चीज लग रही है कि ये चीज है, इसके लिए हमने लेप्रोटमी करनी है और इसको निकालना है, और अगर उस निकालने में वो एक्सटेंट ऑफ सर्जरी ऐसी है जिसमें अगर यूट्राइन मैलिग्नेंसी का भी केस हो तो हम उसको वैसे ही करें, तो फिर उसमें अलहदा से करने की जरूरत नहीं है, सवाई इसके कि वो काउंसलिंग में हम ये कहेंगे कि पॉसिबल चीजें हैं, या फिर पाइपल से कर लो जिसके लिए एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बात है कि उसमें फिर अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो आप 10 दिन तो उसमें लगा दोगे। लेकिन अगर ये फाइब्रोइड ही होता तो फिर उस सूरत में हमने सर्जरी तो फिर भी यही करनी है। अगर ये एंडोमेट्रियल सीए होता तो भी हमने सर्जरी तो यही करनी है। फर्ज किया इसका एडनेक्सल मैस ना निकलता, इसका निकलता ही फाइब्रोइड यूट्रस। मैडम अगर ये ट्रॉफिक एंडोमेट्रियम होती फिर? जी मैडम अगर 3 मिलीमीटर होती, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंचा माइक पे सही करें। मैम इट मीन्स कि हमें जो है ना इसकी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग लेने की जरूरत ही नहीं है, वो गो फॉर द डेफिनेटिव सर्जरी। बेसिकली बात वही है ना कि एंडोमेट्रियल सैंपलिंग हम क्यों लेते हैं, टू नो द एंडोमेट्रियल स्टेटस। उसके ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। एंडोमेट्रियल अगर आ जाता है, मैलिग्नेंसी आ जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि टू रूल आउट एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी। अब एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी अगर आ गई, एंडोमेट्रियल सीए अगर आ जाता है, तो उसमें एक्सटेंट ऑफ सर्जरी क्या होती है? उसमें एक्सटेंट ऑफ सर्जरी ये होती है कि आपने TX BSO मिनिमम करना है, और उसके अलावा आपने उसमें बेसिकली लिम्फेडेनेक्टमी तो एक हिस्सा होता है उसका, बट दैट इज एसोसिएटेड विद रिमार्केबल इंक्रीज इन मॉर्बिडिटी। तो इसलिए उसको फिर बाद में पोस्ट ऑपरेटिव कीमो रेडिएशन के साथ मैनेज कर लिया जाता है। तो उसके अलावा जो है वो पेरिटोनियल वॉशिंग्स और ये सब चीजें जो हैं वो जो रूटीन का स्टेजिंग में वो करनी है। तो इस केस में तो हम कर ही रहे हैं। अलबत्ता अगर ये प्योरली होता फाइब्रोइड का केस, तो फाइब्रोइड के केस में सर्जरी चाहे हम यही करें, लेकिन उस सूरत में हम उस तरह से फाइब्रोइड को सिर्फ सिंपल फाइब्रोइड केस समझ के ना करें। फिर हमारी एक्सटेंट ऑफ सर्जरी बढ़ जाएगी अगर ये एक्सक्लूसिवली फाइब्रोइड का ही केस होता, क्योंकि अगर ये एंडोमेट्रियल सीए भी इसके साथ एसोसिएटेड है उस फाइब्रोइड के साथ। एंडोमेट्रियल सीए में इतना बहुत बड़ा यूट्रस 18 वीक्स का,
जरा थोड़ा सा बहुत लेट स्टेजेस पे ही होता है, पेशेंट इस तरह एसिम्प्टोमेटिक नहीं होती, उसमें ना कोई वेट लॉस है ना कुछ और है। तो इसलिए उस सूरत में extent of surgery with a simple fibroid and with endometrial CA is different. तो हम simple fibroid में तो कर रहे हैं THDSO, लेकिन हम अगर endometrial CA आ जाता है तो उसमें हमारी extent of surgery even जो extended इसमें hysterectomy हो जाती है फिर वो आ जाएगी, और उसमें फिर lymph node biopsy भी आ जाएगी अगर वो palpable हैं तो, और इसमें अलावा बाकी सारी टिश्यू सैम्पलिंग भी आ जाएगी, फिर वो स्टेजिंग लेप्रोटमी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहां पे फिर आपको एंडोमेट्रियल जो है वो बायोप्सी करके पता कर लेना चाहिए प्री हैंड, जो कि आप पाइपल के साथ भी कर सकते हो, अगर जो उसमें सैंपल कम कलेक्ट होता है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। तो अगर इतना बड़ा मैस हो, जैसे अमूमन अगर इतना बड़ा मैस हो जो कि एंडोमेट्रियल सी आप कह रहे हो, तो उसके साथ एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो क्लियरली पॉलीपॉइडल होती है, ऐसा नहीं होता कि उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत कम, और एडिनोमायोसिस तो नहीं हो सकता, बस बाकी यही दो चीजें होंगी, फाइब्रोइड यूट्रस और एंडोमेट्रियल सीए। मैडम इसमें हम सीटी स्कैन क्यों नहीं करा रहे फॉर ओवेरियन मास, क्योंकि गाइडलाइन में भी यही है कि अगर ओवेरियन मास इनडिटर्मिनेट हो तो फिर हम एमआरआई की तरफ जाते हैं, उसके अलावा वरना हम सीटी स्कैन की तरफ नहीं जाते हैं। बात कर रहे हैं हम, यही तो बार बार बात कर रहे हैं कि अगर हमें नेचर ऑफ मास नहीं पता चल रही, जैसे इस अल्ट्रासाउंड पे कुछ फीचर्स हैं जो कि इनडिटर्मिनेट हैं, यानी जो हमें बहुत कंक्लूजन नहीं बता रही अबाउट द नेचर ऑफ मास, तो उस सूरत में ये तो हमने पूरा भी डिटेल में डिस्कस किया है कि एमआरआई हम उस सूरत में करवाएंगे जब हमें नेचर ऑफ मास क्लियरली पता ना चले ऑन अल्ट्रासाउंड। सीटी स्कैन इज गुड फॉर नोइंग ऑल द मेटास्टेसिस, फॉर द लिम्फ नोड्स एंड ऑल द मेटास्टेसिस, जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। जो डिफरेंट टिश्यू प्लेन्स की डिफरेंशिएशन है वो होती है एमआरआई पे ज्यादा बेहतर, और वो भी कंट्रास्ट के साथ, ठीक है, एमआरआई नहीं कंट्रास्ट के साथ। तो टिश्यू मैम आरएमआई और आयोटा, मैम आरएमआई और आयोटा, कैन वी गो फॉर द आयोटा और आरएमआई? बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हो सकती हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान, आपका एग्जाम पाकिस्तान का है, यू विल बी डीलिंग विद द पाकिस्तानी पॉपुलेशन एंड यू विल बी वर्किंग इन द पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स। अब वहां की लिमिटेशन, पब्लिक हॉस्पिटल्स की जो लिमिटेशन है, यू ऑल नो, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको पता है ये। इवन समटाइम्स इवन एमआरआई एंड सीटी आर नॉट अवेलेबल, या उनकी मशीनें खराब हुई होती हैं एंड द पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड टू हैव इट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो हमें सिर्फ खाली अल्ट्रासाउंड की फीचर्स के ऊपर ही चलना पड़ता है। सो द ग्राउंड रियलिटी इज दिस, आइडियली स्पीकिंग आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उस दुनिया में होने वाली चीजों को आप अपने यहाँ पे कितना कोई अप्लाई कर सकते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, एंड दैट बेसिकली यू मस्ट बी ट्रेन्ड फॉर, कि इसमें जो आपने उन सारी चीजों में से जो दुनिया में इस वक्त हो रही हैं, आप क्या क्या सकते हैं। The population who is coming to the public hospitals, not on the population who is coming to the private hospitals, they can afford everything. आप उस पे हर तरह की स्ट्रेटजी, आप उस पे डायग्नोस्टिक मोडालिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी कितनी % पॉपुलेशन है जो कि लो रिसोर्स है, तो ये चीजें आपके ज़हन में होना चाहिए। यू मस्ट नो द बैकग्राउंड नॉलेज कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे वो बहुत सारे जो स्कोरिंग सिस्टम्स हैं, दो वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, लेकिन इसमें फिर भी हम वो वाली चीज करते हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो हर जगह, जो हर मरीज करवा भी सकता है, जो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस का जिसमें इश्यू भी नहीं है। तो बाल दफा तो एग्जामिनर आपसे, अब देखो टाइप ऑफ एग्जामिनर फर्क होते हैं, एक एग्जामिनर है जो फर्ज किया आगा खान में काम कर रहा है, वो आपसे डिफरेंट सवाल पूछ सकता है। सो फॉर दैट टाइप ऑफ एग्जामिनर यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड यू मस्ट बी हैविंग अ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। जो भी साइंटिफिक इस वक्त चीजें चल रही हैं दुनिया में, आपको उनका पता होना चाहिए। लेकिन एक एग्जामिनर है जो किसी पेरिफेरी के हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो वो एग्जामिनर आपसे उस पॉपुलेशन का, उस मरीज का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से पूछेगा जहां पे कि सवाई अल्ट्रासाउंड के कुछ और अवेलेबल ही नहीं होता। तो आपको वो भी सिनेरियो पता होना चाहिए कि जब मैंने एक लो रिसोर्स सेटिंग में काम करना है तो मैंने कैसे काम करना है विदाउट इंक्रीजिंग द पेशेंट्स मॉर्बिडिटी।
तो ये दोनों जो है ना ये चीजें, अब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑन योर पर्टिकुलर पेशेंट ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप सबको इसमें ट्रेंड होना चाहिए और यही आपकी स्किल चेक की जाती है, ठीक है। अब बाज एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अब इसमें आपने सर्जरी ही करनी है, तो व्हाई टू डू MRI और CT स्कैन, जब आपने करनी ही सर्जरी है, खोल के देख लो, मैस निकालो, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी और उसके बाद डिसाइड कर लो। तो ये भी ऐसा भी होता है। सो यू मस्ट नो। हमें कंफ्यूजन बस इस बात की है कि अगर स्टेज 3 एंडोमेट्रियल CA होता है उसमें नियो एजेंट पहले नहीं देते, नियो एजेंट कीमोथेरेपी नहीं, उसमें अगर स्टेज 3 है तो बात है ना, देखो डिपेंड करता है ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ सर्जरी। अब ये सर्जिकली रिसेक्टेबल जो मैस होते हैं वो तो हम कर लेते हैं पहले, लेकिन जो सर्जिकली, क्योंकि जो कीमोथेरेपी आप देते हो ना वो उसके लिए रेजिडुअल टिश्यू शुड बी लेस देन 2 सेंटीमीटर। अब उसे जो हम देते हैं प्री ऑपरेटिव चीज कीमोथेरेपी देते हैं, उसका मकसद ये होता है कि उसको सर्जिकली रिसेक्टेबल बनाना। वो उस डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहा होता, वो उसकी वेस्कुलरिटी को कम कर रहा होता है, उसके साइज को कम कर रहा होता है, सो दैट वी कैन इजीली परफॉर्म द सर्जरी। अब उसमें ये, एक मिनट में जरा एक जरूरी फोन सुन लूं। मैम ने जस्टिफिकेशन क्या दी उसकी कि अगर करनी ही हमें ये है सर्जरी है तो हम क्यों करवा रहे हैं MRI और ये CT, टेस्ट करने के लिए? क्या जस्टिफिकेशन दी? नहीं, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर वो क्या कहना चाह रही है, हमें उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम क्या देंगे, ठीक है। तो मैम फिर इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी कि एग्जामिनर अगर हमें कह रहा है कि अगर हमें करनी ही सर्जरी है तो फिर CT और MRI की क्या जरूरत है? मैं बता रही हूँ ना, ये मैनी टाइम्स। अब कुछ एक, अब देखो एग्जामिनर, अब आपको एक बहुत हाईफाई चीज भी पता होना चाहिए, आपने उसकी मॉडिफिकेशन अपने सेटअप के हिसाब से कैसे करनी है ये भी पता होनी चाहिए। तो आप अगर फर्ज किया, ये तो हमने सारी वैसे चीज डिस्कस की हुई है पहले भी, मतलब इसी सेशन में हमने की है कि अगर ऐसा, क्योंकि ये सवाल मैंने भी पूछा था सभा से कि अगर फर्ज किया एग्जामिनर ये कहता है कि ये मैस है, आपने करनी ही सर्जरी है, तो फिर आप इसमें MRI और सारा कुछ कराने की क्या जरूरत है? इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? इसका हमने जवाब भी अभी दिया हुआ है, प्रोबेबली आपने उस पर शायद फोकस ना किया हो, लेकिन इसका जवाब ये है कि आइडियल मेथड यही है टू नो द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज बिफोर द सर्जरी। दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। और क्योंकि उसके हिसाब से एक्सटेंट ऑफ, अब जाहिर ये है तो सर्जिकल स्टेजिंग एग्जैक्टली वी विल नो द एक्सटेंट ऑफ स्टेजिंग प्रोसेस, और उसकी जो सारी जो ऑनवर्ड मैनेजमेंट है वो होगी तो आफ्टर फाइनल कंफर्मेशन ऑफ द टिश्यू डायग्नोसिस। लेकिन बात ये है कि वी हैव टू काउंसल द पेशेंट एंड हर अटेंडेंट्स, हर फैमिली मेंबर्स। एक तो उसकी काउंसलिंग, सेकेंडली जो एक्सटेंट ऑफ सर्जरी है फॉर अ बिनाइन ट्यूमर एंड फॉर अ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज डिफरेंट। तो उसके हिसाब से अब ये मैस जो है ये बिनाइन भी हो सकता है, ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अलबत्ता इस सिचुएशन से हट के अगर हम देखें कि बहुत क्लियरली आपको मैलिग्नेंट लग रहा है, पेशेंट की टिपिकल कैकेक्सिक लुक है और वो लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ एपिटाइट एंड ऑल दैट सिम्टम, और पेशेंट जो है वो बहुत ग्रॉस एब्डोमिनल एसाइटिस और ह्यूज ओवेरियन ट्यूमर और पैल्पेबल लिम्फ नोड्स, तो वहां पे आपने फिर भी ये सारे जो डिस्टेंट ऑर्गन मेटास्टेसिस हैं उसको रूल आउट करना है, ठीक है। क्योंकि ये तो हमें, बाकी तो हमें सिर्फ टिश्यू सैंपलिंग हम ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंट मेटास्टेसिस का हमें नहीं पता। उस सूरत में आपने MRI नहीं कराना, आपने CT करवाना है। अब देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि MRI, मतलब व्हेन टू डू MRI एंड व्हेन टू डू CT। एक क्लियरली मैलिग्नेंट में जिसमें हमें कोई सवाल नहीं है अबाउट द नेचर ऑफ द मैस, वो क्लियरली मैलिग्नेंट हमें पता है, वहां पे CT स्कैन करवाओ, क्योंकि वहां पे हमने सारे डिस्टेंट मेटास्टेसिस को देखना है। ये फिर होगा CT विद कंट्रास्ट प्रोवाइडेड रीनल फंक्शन टेस्ट आर ओके। तो उस सूरत में फिर आपने CT करवाया, एक्सटेंट ऑफ डिजीज देखी, क्योंकि जो स्टेजिंग होती है दैट इज सर्जिकल प्लस कॉम्बिनेशन विद द अदर इमेजिंग स्टडीज। अब जो लिवर के मेटास्टेसिस हैं, सपोज स्मॉल लिवर मेटास्टेसिस हैं लेकिन लिवर फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब नहीं हुए, वो हमें सिर्फ लिवर को पल्पेट करने से तो नहीं पता चल जाएगा, वो हमें CT से ही पता चलेगा। कोई जो उसकी टिश्यू चेंजेस हैं या उसमें कोई लीजन्स हैं वो तो हमें उसी से पता चलेंगी।
तो इसलिए जो है वो हम सीटी उस सूरत में करवाएंगे काउंसलिंग एंड एग्जैक्टली टू नो द स्टेजिंग ऑफ द डिजीज which will finally be completed after doing the surgery. Though surgery is the only answer in this case. ये है उस सवाल का जवाब जो कि क्लियरली मैलिग्नेंट है, और इस केस में जिसमें क्लियरली मैलिग्नेंट नहीं है वहां पे हम जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली इसकी टिश्यू नेचर क्या है, क्योंकि इसमें इनडिस्टिंक्ट फीचर्स हैं ऑन अल्ट्रासाउंड. सो बेसिकली वी डोंट नो कि इसमें टाइप ऑफ सिस्ट जो है वो क्या है, जबकि बाकी पैरामीटर्स इसके बेनाइन वाली चीज में आते हैं, और एक्सटेंट ऑफ सर्जरी फॉर बेनाइन एंड फॉर मैलिग्नेंट विल बी डिफरेंट. तो इस केस में इसकी जस्टिफिकेशन ये होगी. ठीक है, आपका मतलब है अगर अल्ट्रासाउंड पे हमें फीचर्स मैलिग्नेंट के मिले तो हम फिर एमआरआई नहीं करेंगे, हम करवाएंगे. और अगर अल्ट्रासाउंड पे हमें क्लियरली बेनाइन लग रहा है along with all these things, if you have to go for the surgery in view of the size of the mass, क्योंकि size of mass ऐसा है जो कि क्योंकि देखो जो क्लियरली सिंपल सिस्ट होती है ना, अब फर्ज किया ये क्लियरली सिंपल हमें पता चलती है अल्ट्रासाउंड पे, और सिर्फ इसमें ये है कि जो है वो इसका साइज इतना होता है 11.5 into 10.5, लेकिन बाकी सारी चीजें क्लियर, कोई यूनिलोकुलर है, इसमें कोई सेप्टास नहीं है, कोई सॉलिड एरियाज नहीं है, थिन वॉल है, सारी क्लियरली होती. तो फिर भी हमने इसकी THBSO करके ही इसको निकालना था, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स में इवन द सिंपल सिस्ट कैन हैव a 20% चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी, जो हमें अपेरेंटली सिंपल लगती हैं अल्ट्रासाउंड पे. ठीक है, तो अब इसके साथ हम क्लोज करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से तो आप सब लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. Thank you so much, ma'am. Everyone. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Very nice. God bless session. you, ma'am. Allah Hafiz. Thank you.